मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो परसेंटेज की 10वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके परसेंटेज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम के दोनों पार्ट में आपका आता रहा है और आता रहेगा, आगे भी आता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं, पीछे अगर आ चुका है तो दोबारा नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी या बैंकिंग। तो आज की क्लास में हम लोग इसके पहले क्वेश्चन के थ्रू इसके बेसिक को जानेंगे, किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बेसिक तरीका यूज करते हैं, उससे आपका फॉर्मूला एक बन करके आएगा। और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, जिसके लिए आपको बस वैल्यू देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा। लेकिन इसके पहले बेसिक को जानते हैं कि ये जो वेन डायग्राम का पार्ट है, केवल दो सब्जेक्ट की बात की जा रही है यहां पर। वेन डायग्राम के क्वेश्चन 3 भी आपके सब्जेक्ट होंगे तो उसमें अप्लाई करते हैं, या फिर उससे ज्यादा होते हैं तब भी अप्लाई करते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो परसेंटेज चैप्टर में ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या बैंकिंग का। बट ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो एसएससी के एग्जाम में आता रहा है और प्री और मेंस दोनों में आता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन प्री में आता है मेंस के लेवल का नहीं है, या मेंस में आता है ये प्री के लेवल का नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन का लेवल हो जाता है कि वो प्री का है और उसका लेवल बन जाए कि वो मेंस का है। चाहे क्वेश्चन इजी हो या टफ, वो मेंस में भी आते हैं और प्री में भी आते हैं। अब आप चलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। और इसका बेसिक समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, और ये एग्जांपल आपके सामने जो स्क्रीन पर है वही वाला एग्जांपल लेकर के मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं आपको परसेंटेज की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू लेकर के नहीं बताऊंगा, बस सब्जेक्ट का नाम लेकर के आपको समझाऊंगा। अब ये समझाने के पार्ट पर अगर मैं बात करूं तो ये दो सब्जेक्ट की बात की गई है। एक तो सब्जेक्ट आपको बताया गया है, क्वेश्चन क्या है, in an examination 64% students passed in maths and 42% passed in English. If each student passed in at least one of these two subjects, then find how much percent student passed in both subject. क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा में 64% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। अगर प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है तो ज्ञात करो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। अच्छा, इसमें उत्तीर्ण का मतलब पास की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना उत्तीर्ण का मतलब पास। अब ऐसा नहीं कि उत्तीर्ण क्या बोल दिया है, कौन सी हिंदी है, तो उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। जहां पर भी उत्तीर्ण बोलूंगा पास की बात करूंगा, अनुत्तीर्ण बोलूंगा तो फेल की बात करूंगा। अब अगर इस क्वेश्चन में देखो तो क्या कंडीशन दी गई है, एक सब्जेक्ट में कितने पास है, दूसरे सब्जेक्ट में कितने पास है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट पास है, जबकि ये बताया गया है कि ईच स्टूडेंट पास्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। ये मेन पॉइंट है कि इफ ईच स्टूडेंट पास्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक विद्यार्थी किसी एक विषय में, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है। इसका मतलब कोई ऐसा विद्यार्थी है ही नहीं जो दोनों में फेल हो। मतलब इसका यह है कि कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है हर एक विद्यार्थी। तो हम इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे जितने भी वहां पर विद्यार्थी हैं जो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो कि दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में पास ना हो, मतलब दोनों में फेल हो, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है। इसीलिए लिखा गया है ईच कैंडिडेट या ईच स्टूडेंट पास्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। अच्छा, अब आप आ जाइए यहां पर, फिगर के थ्रू मैं समझा रहा हूं, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वो आपको जब मैं फॉर्मूला बना लूंगा, उसके बाद जब मेरे को आंसर निकालना होगा तब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें रख करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि एक तो सब्जेक्ट आपका बोला गया है कि मैथ्स है, तो अब आपका एक सब्जेक्ट है मैथ्स में पास होंगे कुछ लोग। तो हमने कहा एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल के अंदर मैंने कहा कि इस सर्कल के अंदर मैं उसी को बैठने के लिए अलाउ करूंगा जो कि मैथ में पास होगा। जितने भी स्टूडेंट आए थे
उन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया मैथ का, और उस एग्जाम में जितने स्टूडेंट मैथ में पास होंगे मैं उन्हीं को इस सर्कल के अंदर अलाउ करूंगा बैठने के लिए। मतलब इस सर्कल के अंदर जो भी बैठा होगा मैं कहूंगा कि वो क्या होगा, उस सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में, मैथ्स में पास होगा। तो मैंने ये सर्कल बनाया है कि पास वालों का, कि मैथ में जो भी पास होंगे वो इस सर्कल के अंदर होंगे। मतलब अगर जो मैथ में पास नहीं होगा क्या वो इस सर्कल के अंदर होगा? मैं कहूंगा नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर मैथ में पास वाले लोगों का अगर एक सर्कल बनाया तो जो दूसरा सर्कल होगा वो भी पास का ही बनाएंगे, ना कि फेल का। एक सर्कल पास वाला बना रहे हैं, उस सर्कल के अंदर पास वाले स्टूडेंट को बैठाएंगे, तो जो दूसरा सर्कल होगा ना उसके अंदर भी हम किसको बैठाएंगे? पास वालों को ही बैठाएंगे जो कि दूसरे सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। दूसरे पार्ट बोला गया इंग्लिश। अब बोला गया है कि जो इंग्लिश में पास हैं, अब आप बताइए, दूसरा पार्ट आपका इंग्लिश हो गया, लेकिन इसमें भी मैंने पास का ही फिगर बनाया है। एक सब्जेक्ट मैथ में पास इस सर्कल के अंदर हम बैठाएंगे, जो कि रेड वाला सर्कल है उसके अंदर बैठाएंगे। जो इंग्लिश में पास होगा वो कहां बैठने वाला है? वो ये ब्लैक कलर का जो सर्कल दिख रहा है इसके अंदर बैठाएंगे। यानी अगर वो यहां पर कोई बैठा होगा तो मैं कहूंगा कि वो इंग्लिश में पास है या फेल, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वो इंग्लिश में पास है। जो भी इस ब्लैक सर्कल के अंदर रखेंगे, लिखेंगे, वो आपका वो इंग्लिश में पास होगा। जो रेड सर्कल के अंदर लिखेंगे, रखेंगे, वो आपका मैथ में पास होगा। रखेंगे, लिखेंगे, ये सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो डिसाइड होगा। तो अब आप आ जाइए, देखिए क्या क्या कंडीशन है। मैंने इस वाले पार्ट को लिखा x, इस वाले पार्ट को लिखा y, और ये वाला पार्ट हो गया z। कौन सा पार्ट की बात कर रहा हूं? ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस पार्ट को मैंने x से इंडिकेट किया है। इस वाले पार्ट को, इतना जो पार्ट है इसको मैंने z से इंडिकेट किया है, और ये जो वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को मैंने y से इंडिकेट किया है। तो अब आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप समझ लीजिए इसमें किसको क्या बोला जाता है। जैसे मैं कहूं कि मैथ में पास कौन है, अगर बोला जाए मैथ में पास कौन है तो आपका क्या आंसर होगा? और मैथ को मैं इंडिकेट कर रहा हूं ए से, मैं ए से मैथ को इंडिकेट कर रहा हूं, और इंग्लिश को इंडिकेट कर रहा हूं बी से। और अब मैं अगर कहूं कि मैथ में कौन पास है, मैथ में मतलब किसमें? ए में कौन पास है? तो मैथ में पास मतलब ए में पास, मैथ में पास मतलब ए में पास, मतलब जो इस रेड सर्कल के अंदर होगा वो मैथ में पास होगा। क्योंकि मैंने कहा है कि इसके अंदर मैं उसी को अलाउ करूंगा बैठने के लिए, या उसी को लिखूंगा यहां पर अगर लिखना होगा तो, जो मैथ में पास होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सर्कल के अंदर कौन है? आपका x भी है और y भी है। तो मैथ में पास कौन है? x भी मैथ में पास है और y भी मैथ में पास है। x और y दोनों मैथ में पास हैं। ये वाला पार्ट भी मैथ के सर्कल के अंदर है, ये वाला पार्ट भी मैथ के सर्कल के अंदर है। मतलब x और y दोनों मैथ में पास हैं। लेकिन यहां अगर लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज की जाए, ऐसा कुछ लिखा जाए, ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स का मतलब हम बात कर रहे हैं केवल मैथ में पास। अगर दो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और मैथ, और हमसे बोला जा रहा है कि केवल मैथ में पास कौन से हैं, तो केवल मैथ में पास मतलब मैथ में तो पास होना चाहिए, लेकिन केवल मैथ में पास। तो अब आप देखिए मैथ में पास आपके कौन कौन से थे? तो x भी मैथ में पास था, y भी मैथ में पास था, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया केवल मैथ में पास, मतलब वो मैथ में ही पास होना चाहिए, वो इंग्लिश में पास नहीं होना चाहिए। अगर इंग्लिश में भी पास हो जाएगा तो वो केवल मैथ में पास नहीं कहलाएगा। तो केवल मैथ में पास कौन है? x। y क्या केवल मैथ में पास है? नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश में भी पास है, वो केवल मैथ में पास नहीं है। तो ओनली आपका मैथ्स आ जाएगा क्या? x। सेम प्रोसेस अगर आपसे बोला जाए कि बताइए इंग्लिश में पास कौन है? इंग्लिश में पास मतलब किसकी बात करें? बी की। यानी बी में कौन पास है, यानी इंग्लिश में कौन पास है? तो आप कहेंगे कि जो इंग्लिश में पास होगा वो इंग्लिश वाला जो सर्कल बनाया ब्लैक कलर का उसके अंदर होगा। तो आप देखिए कि इंग्लिश में पास ये पूरा इस सर्कल के अंदर बैठेंगे, जो भी इंग्लिश में पास होगा उसको इस सर्कल के अंदर बैठाएंगे, या फिर हम कहें कि लिखेंगे। तो हमने किसको लिखा है इस सर्कल के अंदर? y को और z को। तो हम कहेंगे कि y और z दोनों किस में पास हैं? तो हमारा यहां आंसर होगा y और z जो है वो दोनों इंग्लिश में पास हैं। अगर इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जैसे पिछले वाले में सोचा था हम लोगों ने, अगर बोला जाए केवल इंग्लिश में पास, केवल इंग्लिश में पास कौन है? केवल इंग्लिश में पास मतलब वो इंग्लिश में ही पास होना चाहिए और दूसरी सब्जेक्ट में पास नहीं होना चाहिए। यहां दो ही सब्जेक्ट है। तो बताइए आपका इंग्लिश में पास कौन है? y भी है और z भी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया केवल इंग्लिश। तो z तो केवल इंग्लिश में है, लेकिन आपका जो y है ना वो इंग्लिश के अलावा भी मैथ में भी पास है। तो हम कहेंगे कि केवल इंग्लिश में पास की बात की जाएगी तो y नहीं होगा, केवल कौन होगा? z होगा।
अच्छा, अगर आप और आगे चलें, इसको अगर समझें ध्यान से, तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। एक आपका कुछ ऐसे लिखा जाएगा A इंटरसेक्शन B। ये जो A इंटरसेक्शन B, यू का उल्टा लिखते हैं, बीच में जो आप लिखते हैं इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, जो साइन है आपका इस तरह से यू का उल्टा, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का मतलब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B, दैट मींस A और B दोनों में पास। जब बात की जाएगी दो, अगर यहां सब्जेक्ट है तो जो लोग दोनों में पास होंगे वो किस में आएंगे? A इंटरसेक्शन B कहलाएगा वो। यानी अगर बोला जाए कि A इंटरसेक्शन B, यहां पर क्या आएगा? अगर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर के आपको वेरिएबल्स दिया गया, इन वेरिएबल्स में से कौन सा A इंटरसेक्शन B जो आपका है लिखा आपने, उसमें इंक्लूड होगा, तो आप कहेंगे कि A इंटरसेक्शन B में आपका वही आएगा जो A में भी पास हो और B में भी हो। मतलब जो A में भी मिले और B में भी मिले, दोनों में कॉमन मिले, वो आपका कौन है? तो Y। तो आपका A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? Y आएगा। मतलब A और B दोनों में पास, यहां पर बात की जा रही है पास फेल की, तो हम कहेंगे A और B दोनों में जो पास होगा वो A इंटरसेक्शन B आएगा। अब यहां पर यह मत कहना कि A इंटरसेक्शन B आपने लिखा कि अगर A और B दोनों में पास है तो वो आपने A इंटरसेक्शन B लिखा। क्या अगर दोनों में फेल होगा तो उसे भी A इंटरसेक्शन B लिखेंगे? तो अब आपका एक कंडीशन ये आता है कि अगर आप फिगर बना रहे हैं कौन सा? पास का, तो आपका A इंटरसेक्शन B जो दोनों में पास होगा वो आएगा। अगर आप फिगर बनाएंगे फेल का, लेकिन दोनों फेल का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पास का और एक फेल का फिगर बना दें। तो अगर दोनों फेल का फिगर होगा तो A इंटरसेक्शन B जो आएगा वो दोनों में फेल का आएगा। तो जब अगर फिगर दोनों का पास का बना रहे हैं तो A इंटरसेक्शन B दोनों के पास का आएगा। अगर फिगर ये भी फेल का, ये भी फेल का, तो A इंटरसेक्शन B दोनों में फेल का आएगा। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना कि एक फिगर बना देना पास का और एक फिगर बना देना फेल का, वो आपका गलत होगा। ऐसा फिगर कभी गलती से नहीं बनाना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट में पास का परसेंटेज दिया जाए और एक सब्जेक्ट में फेल का परसेंटेज दिया जाए। अच्छा, इस बेसिक पॉइंट को समझते चलेंगे ना तो फिर आपका क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और लिखा जाता है कुछ इस तरह से, लैंग्वेज यूज की जाती है। ए, वो यू दिख रहा है तो वो यू एक्चुअल में पढ़ा क्या जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब या तो ए में पास हो या फिर बी में पास हो। जो भी ए में पास हो या फिर बी में पास हो वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो आप देखेंगे ए में पास कौन है इस फिगर में, अगर आप देखें 3 लोगों की बात की गई है, 3 ग्रुप की बात की गई है। तो आप बताइए यहां पर ए में कौन पास है, तो आप कहेंगे एक्स भी पास है और वाई भी। तो आपने लिखा ए यूनियन बी में जो ए में पास है कौन कौन सा था, तो ए में पास था एक्स और वाई, एक्स और वाई को लिख दिया। अब देखेंगे बी में कौन पास है, वो भी इंक्लूड होगा। जितने लोग ए में पास होंगे वो यहां पर होंगे और जितने लोग बी में पास होंगे वो भी यहां पर होंगे। तो ए में पास कौन सा था, एक्स और वाई, और बी में कौन पास है, तो वाई और जेड। लेकिन वाई आप पहले ही लिख चुके हैं तो आप केवल और केवल क्या लिखेंगे, जेड। तो ए यूनियन बी का मतलब यहां पर हुआ कि जो ए में हो या फिर बी में हो, कहीं पर इन दोनों में से हो, वो पूरे के पूरे सब इंक्लूड होंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। ए यूनियन बी अगर हमने लिखा तो जो ए में है, जो बी में है, जितने लोग ए में है, जितने लोग बी में है, वो सब के सब इंक्लूड होंगे इस वाले फॉर्मेट में। मतलब ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा, तो हम कहेंगे कि जो भी ए में होगा और जो भी बी में होगा सब के सब आएंगे, लेकिन रिपीट नहीं हो, कोई किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। अगर ये होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 पार्ट होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप क्या कहते हैं कि उसमें कौन आएगा, जो ए में हो, जो बी में हो और जो सी में हो, किसी को नहीं छोड़ना है। ए बी सी तीनों में से, तीनों में जितने भी लोग होंगे सब इंक्लूड होंगे, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि कोई अगर पहले आ चुका है किसी एक पार्ट में तो फिर दोबारा उसको नहीं लिखना है। रखना सबको है लेकिन किसी को छोड़ना नहीं है और किसी को रिपीट नहीं करना है, यह ध्यान रखना। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन हो, ए और बी दोनों में शामिल हो। ए यूनियन बी मतलब जो ए में मिल जाए, और अगर ए में नहीं मिला तो अगर बी में मिले तो वो भी इंक्लूड होगा। जहां जो ए में हो या फिर बी में हो, कहीं पर भी वो मिलता है तो वो इंक्लूड होगा, छोड़ना नहीं है उसको, और कंडीशन की रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि समझ में, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि मैथ की बात करेंगे तो मैथ में जितना भी पार्ट होगा पूरा इंक्लूड होगा, ये पूरा सर्कल के अंदर, यानी एक्स वाई। इंग्लिश में बात करेंगे तो ये पूरा, और केवल मैथ की बात करेंगे तो मैथ के अलावा और कुछ उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो हमने एक्स लिखा था। केवल इंग्लिश की बात करेंगे तो कौन था, जेड था।
तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसमें और भी पॉइंट हैं जो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए या फिर जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली उस अलग पार्ट की, तो जितने की आवश्यकता है हम लोग उतने पर ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के तरीके जो होंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के तरीके जो होंगे, एक तो आपका होगा फिगर के अकॉर्डिंग, दूसरा क्या होगा, एक तो फिगर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, वो मैं एक एक करके बताता चलूंगा। दूसरा तरीका है इस फिगर के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा ना, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा। और तीसरा तरीका जो कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सोचना है, और ऐसे क्वेश्चन 5 से 10 सेकेंड में आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पढ़ना होगा, पढ़ने में जो टाइम लगेगा और उसे समझने में जो टाइम लगेगा। अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको ज्यादा टाइम की आवश्यकता होगी ही नहीं, मैक्सिमम 10 सेकेंड, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, दिया क्या गया है और कहा क्या जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है। तो चलिए आप क्वेश्चन पर अभी नहीं जाइए, अभी फॉर्मूले पे आइए। एक फॉर्मूला अगर आप देखें कि क्या कंडीशन होती है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो मैं बता दूं कि दो के केस में अगर आपका ये फॉर्मूला बनता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में पास या दोनों में फेल, इस तरीके का। तो अब आपका कंडीशन आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है, तो वो फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। तो आपका जो फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी का, वो फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देख लीजिए क्या कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वाई की, या अब मतलब हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वाई की, इजिकल टू, ये आपका वैल्यू वाई है, वाई इजिकल टू, इन सबको अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ए इंटरसेक्शन बी यानी वाई के बराबर आएगा तो ये फॉर्मूला सही हमने बनाया है। और आप यहां से प्रूव देख सकते हैं, मैथ में पास, ए में पास, ए में पास कौन है, एक्स प्लस वाई, तो आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। उसके बाद आप देखिए बी में पास, बी में पास कौन सा था, इंग्लिश में पास वाई प्लस जेड, तो आप लिख सकते हैं y प्लस जेड। और उसके बाद माइनस करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस करना है, तो माइनस साइन लगाया तो जितना भी ए यूनियन बी में होगा सब माइनस होगा। जब आप माइनस का साइन लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिखेंगे, जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको पता है कि माइनस की वजह से ये तीनों का साइन माइनस होगा, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यानी x माइनस का प्लस का कैंसिल, y प्लस माइनस कैंसिल, z प्लस माइनस कैंसिल, तो बचा क्या, y, ये इक्वल आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला बना है ना वो इसी के अकॉर्डिंग बना है, तो वो मैंने आपको एक बार समझा दिया कि आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया। तो ये फॉर्मूला आपका इसी फिगर के अकॉर्डिंग बना करके वो एक फॉर्मूले का नाम दे दिया गया है जो आपके सामने लिखा है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए या आगे के क्वेश्चन को करने के लिए अगर फॉर्मूला यूज करना चाहे तो फॉर्मूला यूज करें, फिगर के अकॉर्डिंग करना चाहे तो फिगर के अकॉर्डिंग करें। अदरवाइज आपका एक और तरीका होगा, और वो तरीका क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर लिख दे रहा हूं, आपको समझा भी दूंगा किस तरीके से। तो अगर आपसे बोला जाए दोनों में पास, तो दोनों में पास अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना होगा, चलिए पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन करते चलते हैं और उसके बाद उस फिगर को तभी बताएंगे जब आपको समझाएंगे कैसे वो फॉर्मूला बन गया है डायरेक्टली, तो वो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से होगा। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन ये हो रहा है, फॉर्मूले से, फिगर से और डायरेक्ट, तीनों कंडीशन हम लोग देखेंगे और तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आंसर आएगा वो आप समझ जाएंगे। वो मैं अभी जो आपको बता रहा था कि डायरेक्टली यूज करना है, तो वो मैं आपको अभी समझा दूंगा किस तरीके से होगा। वो मैं लिखूंगा क्या, वो बोल दे रहा हूं, अभी लिखूंगा जब बताऊंगा तब। एक्स्ट्रा प्लस बोथ फेल्ड इज इक्वल टू बोथ पास्ट। और आपको मैं एक पॉइंट और बता दूं कि जो मैं यहां पर फिगर बनाऊंगा, मैं यहां पर भटकूंगा नहीं कि पास वाला फिगर बनाऊं या फेल वाला फिगर बनाऊं। मैं आपसे कहता हूं कि आप हमेशा इस पार्ट पे हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर के चलना, हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर के चलना, यानी हमेशा पास के अकॉर्डिंग फिगर बनाना, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि हमने पास के अकॉर्डिंग ये बनता है तो फेल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो वहां पर कंफ्यूज होने लगेंगे कौन कहां पर रखा जाएगा, क्योंकि मैंने पास के अकॉर्डिंग समझाया है। तो जितने भी फिगर मैं बनाऊंगा पास के अकॉर्डिंग, और ध्यान ये रखना है, मैं कहता हूं कि 40% स्टूडेंट फेल हो गए। अगर 40% स्टूडेंट फेल होंगे, परसेंटेज का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया है कि 100 में से, तो
तो 40% फेल हुए हैं, इसका मतलब पास कितने हुए? 60%। अगर मैं कहता हूं 30% स्टूडेंट फेल होंगे तो पास कितने हुए? 70%। तो ये आपका एक तरीका है कि तुरंत आप माइंड में वो क्लिक करना चाहिए कि फेल अगर दिया है किसी एक सब्जेक्ट वाला कि ये इसमें फेल इतने परसेंट, इसमें फेल इतने परसेंट, तो उस पार्ट पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि उसको डायरेक्टली पास के अकॉर्डिंग सोचना है। अब आप देखिए क्वेश्चन को करते हैं एक एक करके, फॉर्मूले से भी और फिगर से भी और डायरेक्ट जो आपको बताने वाला, डायरेक्ट भी बताऊंगा। लेकिन आप देखिए मैथ्स में पास, इंग्लिश में पास, और ये फॉर्मूला आपका है ए और बी, मैथ और इंग्लिश की बात कर रहे हैं। बोला गया है कि मैथ में पास कितने थे? 64%। ये फिगर मैंने बनाया जो है ना वो आपका पास का बनाया है। तो मैं पास अगर मैथ में बोला जाएगा तो 64% बाहर लिख रहा हूं। ये लिखने का भी एक तरीका होता है, खुद कंफ्यूज न हो जाएंगे किसके बारे में लिखा है। मैं अगर पूरे फिगर के बारे में बात करूंगा तो उसे बाहर लिखूंगा, अगर इस पूरे फिगर के बारे में बात करूंगा तो बाहर लिखूंगा, इन दोनों के बारे में बात करूंगा तो यहां पर लिखूंगा इस बीच में, और केवल मैथ में बात करूंगा तब यहां पर लिखूंगा इसके अंदर, और केवल इंग्लिश में बात करूंगा तब मैं यहां पर लिखूंगा इसके अंदर। तो अब आप देखिए कि 64% स्टूडेंट मैथ में पास में, केवल मैथ नहीं बोला है, पूरे की बात की गई है तो मैंने बाहर लिखा। इंग्लिश में पास कितने? तो बोला गया इंग्लिश में पास है 42%। 42% स्टूडेंट अगर इंग्लिश में पास हैं तो उसको भी मैंने बाहर लिखा 42%। अब आप देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये मैथ में पास वाले लोग हैं, ये इंग्लिश में पास वाले लोग हैं। मैथ में 64% पास हुए, इंग्लिश में 42% पास हुए। अच्छा, जो मैथ में फेल होगा वो इस फिगर के अंदर नहीं आएगा, मैथ में जो फेल होगा वो रेड सर्कल के अंदर नहीं आएगा, जो इंग्लिश में फेल होगा वो इस ब्लैक सर्कल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर उसी को अलाउ करेंगे। मैंने कहा कि ये पास वाला फिगर मैं बना रहा हूं तो मैं यही कहूंगा, एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे ही समझा रहा हूं कि मैं इसके अंदर उसी को रखूंगा जो कि उस सब्जेक्ट में पास होगा, और अगर वो फेल हुआ तो उसे भगा दूंगा। तो बताइए इसमें अगर देखें तो इसके अंदर कौन होगा? जो मैथ में पास होगा। अगर हम कहें कि मैथ में जो फेल होगा क्या इसके अंदर होगा, इस रेड सर्कल के अंदर होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं होगा। ऐसे ही अगर हमने ये फिगर बनाया है कि ये पास वाला फिगर है, रेड सर्कल के ब्लैक सर्कल के अंदर इंग्लिश में पास वाले लोग हैं, तो मैं कहूं कि जो इंग्लिश में पास होगा कहां पर होगा? उस ब्लैक सर्कल के अंदर होगा। लेकिन जो इंग्लिश में फेल होगा क्या इस ब्लैक सर्कल के अंदर होगा? नहीं होगा। तो मैं इसको पास का फिगर बना करके सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि जो फेल होगा वो इस सर्कल के अंदर नहीं होगा, जो इंग्लिश में फेल होगा वो ब्लैक सर्कल में नहीं होगा, जो मैथ में फेल होगा वो रेड सर्कल में नहीं होगा, और मैं कहूं कि जो दोनों में फेल होगा वो ना तो रेड सर्कल में होगा ना तो ब्लैक सर्कल में, यानी जो दोनों में फेल होगा इस पूरे फिगर के बाहर होगा। और हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे तो वो कितने परसेंट होंगे? 100%। तो ए यूनियन बी जो इसके अंदर होगा। आप बताइए इस क्वेश्चन में लिखा गया है इफ ईच कैंडिडेट पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि हर एक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है। अगर हर एक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है मतलब कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में फेल है। यानी इस फिगर के अंदर मतलब सारे के सारे स्टूडेंट इस फिगर के अंदर हैं, जो दोनों में फेल होता ना वो इस फिगर के बाहर होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ ईच बोला गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में तो उत्तीर्ण है। तो अब आप देखिए कि ये फिगर कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि ये फिगर पूरा कितना होगा? 100%। ये पूरा फिगर कितना होगा? 100%। इस फिगर के अंदर जो आएगा वो 100% जो आपका होगा। अगर ये पूरा फिगर 100% है तो आप बताइए कि ये जो रेड वाला पार्ट है, अगर ये पूरा फिगर, मैं फिगर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पूरा फिगर के अंदर मिलाकर के टोटल अगर 100% है जो कि मैंने तरीके से बताया समझाया, तो अगर ये रेड वाला पार्ट 64% है तो ये वाला पार्ट कितना बचा? पूरा रेड हटा दिया, एक्स और वाई जो लिखा था वो हटा दिया, जेड वाला। तो ये अगर पूरा रेड हटाए 100 में से 64 माइनस करें तो कितना बचा? तो आप कहेंगे 36%। अगर ये 36% आ गया, अब आप यहां से सोचो कि अगर ये 36% है, ये पूरा ब्लैक के अंदर अगर देखें तो पूरा ब्लैक मतलब ब्लैक सर्कल के अंदर जितना भी होगा टोटल मिला के 42% है। और अगर इसमें से ये 36% हो गया तो ये जो बचा है ये वाला पार्ट, ये कितना बचा? तो आपका आंसर होगा टोटल 42 था ये पूरा, जिसमें से 36 ये हो गया, तो माइनस किया तो आ गया कितना? 6%। तो अब आपका आंसर आगे यहां पर देखिए क्या बोला गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उन स्टूडेंट के बारे में बताइए कि जो दोनों में पास हैं। अब जब दोनों में पास की बात करेंगे तो कितना परसेंटेज दोनों में पास वाला आ रहा है? यही तो दोनों में पास था, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका आंसर आ रहा है 6% दोनों में पास है। मैंने आपको बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप फिगर बनाइए तो हमेशा पास के अकॉर्डिंग बनाइए। क्यों फेल के अकॉर्डिंग बनाने जाएंगे? क्योंकि
अगर फेल भी दिया है तो हम डायरेक्टली सोच सकते हैं कि पास कितने होंगे, ये वैल्यू 100 के अंदर ही वेरी करेगी। तो आप हमेशा पास के अकॉर्डिंग बनाइए। अगर सिर्फ परसेंटेज से रिलेट करके नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आना स्टार्ट हो जाए, बड़ी वैल्यू हो, तो वो अलग केस है। तो चलिए पास के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये आपसे पूछा गया दोनों सब्जेक्ट में पास, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने फिगर के अकॉर्डिंग बता दिया। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों सब्जेक्ट में पास। ए आपका ये देखिए दोनों सब्जेक्ट में पास बराबर ए में पास प्लस बी में पास माइनस ए या बी में पास, सब पास के अकॉर्डिंग में बना रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा पास का है, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। तो आपका आएगा ए में पास कितने थे 64%, बी में पास कितने थे 42%, और उसमें से माइनस करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए या बी में पास। तो ए यूनियन बी का मतलब जो ए में पास हो या बी में पास हो, जो दोनों में फेल होगा ना वो ए यूनियन बी में नहीं आएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर दोनों में फेल कोई नहीं है, मतलब ये कितना परसेंट आएगा 100% आएगा। परसेंटेज का साइन नहीं लिख रहा हूं, वो अंडरस्टूड है। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल 106 माइनस 100 बराबर है आपका कितना आ गया 6%। 6%, 6 को परसेंटेज में लिख दिया बाद में मैंने। तो आपका 6% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। अब आप देखिए कि ये रहा आपका फिगर, ये रहा फॉर्मूला। पहले क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने पूरा बेसिक समझा करके इसको बता रहा हूं, तो टाइम लगा है, लेकिन आगे के क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छा, अगर एक तरीका है, सबसे पहले इसी तरीके को अप्लाई करके क्वेश्चन का निकालेंगे। एक्स्ट्रा प्लस बोथ फेल्ड, ये एक तरीका है, कोई फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। एक्स्ट्रा प्लस बोथ फेल्ड इज इक्वल टू बोथ पास्ड। एक्स्ट्रा प्लस बोथ फेल्ड इज इक्वल टू बोथ पास्ड। एक्स्ट्रा प्लस बोथ फेल्ड इज इक्वल टू बोथ पास्ड, मतलब जो अतिरिक्त होगा उसमें दोनों में फेल वाले लोगों की परसेंटेज जोड़ेंगे तो दोनों में पास होने वालों का परसेंटेज आ जाएगा। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को और इसमें रख करके दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन है इसलिए मेरे को समझाना पड़ रहा है एक एक पॉइंट। एक्स्ट्रा की बात यहां पर जो की गई है, अब एक्स्ट्रा की बात की गई, एक्स्ट्रा प्लस बोथ फेल्ड इज इक्वल टू बोथ पास। तो एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा क्या है मतलब हम बात कर रहे हैं, जैसे आप ये बताइए, एक सिंपल सा एग्जांपल है। एक आपका सब्जेक्ट ये हो गया, आपका मैथ्स हो गया, दूसरा क्या हुआ इंग्लिश। मैथ में आपका बोला गया कि ये 64% आपका है, दूसरा पार्ट था 42% है। अच्छा, ये दोनों पार्ट मिला के ये टोटल कितना आ रहा था 100% आ रहा था, लिखा भी गया था कि 100% ही आना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल यहां पर इसको समझाना है ना, तो यहां से देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं 100%। बस ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन क्या है। टोटल 100% है। आप बताइए, पहले इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए 64%। इंग्लिश में पास कितने हुए 64%। दूसरा मैथ का पार्ट है, मैथ में पास कितने हुए 42%। अच्छा, अगर इंग्लिश में पास हुए, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में पास हुए कितने, तो इंग्लिश में पास हुए हैं 64%, मैथ में कितने पास हुए हैं 42%। इंग्लिश में 64% पास हुए हैं, मैथ में 42% पास हुए हैं। हमने कहा कि जो इंग्लिश में 64% स्टूडेंट पास थे उसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि मैथ में पास हो, तो वो 64% हमने अलग ले लिया और ये 42% हमने अलग ले लिया। तो 64% अगर मैंने अलग ले लिया और 42% अलग ले लिया, मैंने कहा कुछ भी कॉमन नहीं था, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो दोनों में पास था, तो मैं कहूंगा कि ये टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, तो 106% हो जाएंगे। तो अब आप बताइए कि टोटल स्टूडेंट तो 100% ही थे ना, 100% से स्टूडेंट ज्यादा थोड़े ना हो जाएंगे। जब भी बात की जाएगी टोटल स्टूडेंट तो वो 100% होंगे। और आप कह रहे हैं कि नहीं इंग्लिश वाले अलग थे, मैथ वाले अलग थे। जब इंग्लिश वाले अलग थे, मैथ वाले अलग थे, तो आना चाहिए था 100%, और ये 100% को क्रॉस कर गया। 100% क्यों आना चाहिए था? क्योंकि बोला गया है कि दोनों सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं है। तो यानी कि अगर हम देखें तो टोटल स्टूडेंट जो आना चाहिए था वो ये दोनों मिला करके कहीं ना कहीं पास जो भी है, चाहे वो इंग्लिश में या मैथ्स में, वो 106% नहीं 100% आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, मैं कह रहा हूं मैथ में पास कितने हैं 42%, इंग्लिश में पास कितने हैं 64%, और ये बोला गया है कि हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं पास है। यानी पास वाले संख्या अगर जोड़ें, ये पास 106%, जबकि आना चाहिए कितना 100%, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो फेल हो। तो मतलब टोटल स्टूडेंट 100% कहीं ना कहीं पास हैं, तो आना चाहिए था 100%, आ गया 106%, यानी कितना एक्स्ट्रा आ गया 6%।
तो 6% जो एक्स्ट्रा आया है उसी एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं कि एक्स्ट्रा क्यों हुआ। एक्स्ट्रा इसलिए हुआ क्योंकि 6% जो स्टूडेंट थे वो डबल काउंट हुए हैं। मतलब जो इंग्लिश में स्टूडेंट 64% थे और जो मैथ में 42% पास थे, तो उसमें से 6% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी काउंटिंग डबल हो गई है। मतलब वो मैथ में पास थे और इंग्लिश में भी पास थे, तो एक जगह ना काउंट होकर के दो जगह काउंट हो गया, इसलिए 6% एक्स्ट्रा आ रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि 6% कैसे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यही पार्ट है कि 100% से अगर दो सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो 100% से जितना एक्स्ट्रा आएगा उसी एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं। अब 100% से जितना एक्स्ट्रा आएगा उसी परसेंटेज, 100% में से जितना अधिक आएगा, 100% से जितना ज्यादा आएगा, वही एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं। तो इसको सोचने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है, मैंने कहा पहले में पास कितने थे 64%, दूसरे में पास कितने थे 42%। तो पहले में पास 64%, दूसरे में पास 42%। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कितना आता है 106%। 106% अगर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कितना एक्स्ट्रा है 6%। 6% एक्स्ट्रा आ गया। क्या दोनों में फेल वाले थे? नहीं थे। अगर दोनों में फेल वाले नहीं थे तो 0, यानी दोनों में पास वाले कितने होंगे? तो आपका आंसर होगा 6%। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये गलत होगा, दोनों में फेल वाले को ऐड करें तो कैसे, ये कौन सा लॉजिक है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा जब क्वेश्चन आएगा तब। फिलहाल बस इतना समझिए, एक्स्ट्रा कौन सा वो मैंने बता दिया कि 100% से जो एक्स्ट्रा होगा, और बोथ फेल्ड तो बाद में देखेंगे, उसमें बोथ फेल्ड की संख्या इसमें 0 है यानी 0%। तो दोनों में पास कितने आ गए, डायरेक्टली आपका जोड़ दीजिए तो 6% आंसर आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर अब जब निकालेंगे तो डायरेक्टली पहले इसको निकाल करके मैं दिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या जिस तरीके से भी है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, पहला क्वेश्चन था, टाइम लिया मैंने, आपको हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है ताकि जब आप क्वेश्चन में जाएं तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इन एन एग्जामिनेशन 58% स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। ध्यान रखना, ये 58% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। If each student passed in at least one of these two subjects, then how much % student passed in both subject? किसी परीक्षा में 58% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, मतलब उत्तीर्ण हुए, और 42% विद्यार्थी इंग्लिश में, अंग्रेजी में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अगर प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास है, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में फेल है, मतलब यही है ना। इफ ईच स्टूडेंट, यदि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास है तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर निकालने की, यहां पर भी पता है आपको दोनों में फेल कोई नहीं है, क्योंकि बोला गया ईच स्टूडेंट पास्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। अब मैं एकदम बेसिक नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर पे चलेंगे सीधा सीधा। एक्स्ट्रा की बात करें, पहले वाले में पास कितना है, मैंने बार बार कहा है कि मैं हमेशा पास के अकॉर्डिंग सोचूंगा, पॉजिटिव सोच लेके चलूंगा, मैं निगेटिव वाला फेल के अकॉर्डिंग नहीं करने वाला एक भी क्वेश्चन। अब आप बताइए 58% पास हैं हिंदी में, तो मैंने लिखा 58% पास हैं, 58%। दूसरे में पास कितने, 42%। दूसरे में पास हैं 42%, सॉरी फेल है। अच्छा, अगर 42% फेल है, अगर 42% फेल है तो आपका आंसर क्या होगा, किस तरीके से सोचेंगे, 42% फेल है ना, तो पास कितने होंगे, तो 100 में से 42 हटा दो, 58%, यही तो लिखोगे। 58% पास थे हिंदी में और 42% इंग्लिश में फेल थे, तो पास कितने थे इंग्लिश में, 100 में से 42 माइनस करो तो 58, यानी टोटल अगर ऐड करें तो 116% आ गया। मतलब एक्स्ट्रा कितना आया, तो 16% एक्स्ट्रा आया। दोनों में फेल कितने थे, 0%, यानी दोनों में पास कितने होंगे, 16%। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अगर इसको फिगर के अकॉर्डिंग समझें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझें, तो क्या आप कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बनाएंगे फिगर, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप हमेशा पास के अकॉर्डिंग बनाइए ना, क्योंकि 100 में से अगर माइनस करके फेल का दिया है तो पास का निकाल सकते हैं, इतना टफ नहीं है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिए पहले सब्जेक्ट में पास कितने हैं, 58%। दूसरे सब्जेक्ट में जो कि हिंदी और इंग्लिश नाम दिया गया है,
वो मैं नहीं लिख रहा हूं, हटा दे रहा हूं इसको, आप समझ लेना। हिंदी में 58%, ये हिंदी का हो गया। दूसरा इंग्लिश में पास फेल है 42%। अच्छा 42% फेल है तो पास कितने होंगे, 100 माइनस 42, 58%। दोनों सब्जेक्ट में अगर बात की जाए कि दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट फेल थे, तो बोला गया है क्वेश्चन में कि हर एक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है, जिससे पता चल गया हमें कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कोई नहीं था। अब आपका इससे पता चल गया कि ये फिगर के अंदर ही सारे के सारे लोग हैं, पास वाले लोग इस फिगर के अंदर है। जब कोई दोनों सब्जेक्ट में फेल होगा तो दोनों फिगर के बाहर होगा, अदरवाइज हर एक कहीं ना कहीं मिल जाएगा इसके अंदर। तो दोनों सब्जेक्ट में कोई पास फेल नहीं है, इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं है, मतलब इसके अंदर ही सारे के सारे 100% लोग हैं। अगर ये टोटल फिगर 100% है और ये रेड वाला पार्ट जो मैंने लाइनिंग के थ्रू दिखाया, अगर पूरा 100 में से 58 हटा दें तो ये वाला पार्ट बचेगा। 100 माइनस 58 करते हैं, कितना बचेगा, तो आपको पता है कि ये बचेगा 42। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 42%। ये वाला पार्ट हमें पता करना है, तो 58 माइनस 42, 58 में से 42 माइनस करेंगे क्योंकि ये टोटल आपका 58 है, उसमें से ये 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16%। और ये आपका आंसर हो गया। दोनों सब्जेक्ट में पास कितने थे, 16%। फॉर्मूला आपका है, लिख लीजिए क्या करना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, पहले में पास, मैं पास की बात कर रहा हूं 58, दूसरे में पास वही जो निकाला था माइनस करके 58 माइनस 100 आएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं था, तो हमारा आंसर यहां से भी क्या आएगा 16%। तो ये क्वेश्चन करने का जो तरीका है ना, वो सबसे सुटेबल ये वाला तरीका लगता है, सीधा सीधा आंसर निकालते हैं और आपका आ जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कर देना कि बोथ फेल्ड करने पर क्यों बोथ पास आ रहा है, वो मैं अलग से एक वीडियो छोटी सी बना करके समझा दूंगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 56% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 62% पास्ड इन इंग्लिश। अच्छा ये वाला तो पास दिया है। If 4% of the students failed in both the subject, then find the percentage of students who passed in both the subject. किसी परीक्षा में 56% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में पास हुए और 62% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। अगर 4% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। अच्छा अगर आप इसको देखें तो बोला गया कि पहले में पास कितने थे 56%, दूसरे में पास कितने थे 62%, दोनों पास का दिया, तो डायरेक्टली एक्स्ट्रा वाला पार्ट हमारा आ जाएगा। यहां से 56 प्लस 62 अगर आप इसको ऐड करें तो 118%। तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट कितना आया, 100 से कितना एक्स्ट्रा जा रहा है 18%, क्योंकि स्टूडेंट के बारे में बोला गया है, ये 18% आएगा। उसके बाद इसमें मैं 100% के अकॉर्डिंग डायरेक्टली एक्स्ट्रा निकाला, उसके बाद बोथ फील्ड निकालूंगा। वो 4% का जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से ये बोथ फील्ड ऐड किया जाता है, वो मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट कोई एक वीडियो बनाकर। अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप अपनी तरफ से एक बार ट्राई करके देखना। 18% और प्लस दोनों में फेल कितने थे, तो 4%, और आपका आंसर कितना हो गया, तो 18 और 4 22%। और ज्यादा दिक्कत है तो आप बता देना, कमेंट जरूर कर देना कि क्यों एक्स्ट्रा में बोथ फेल्ड ऐड करें तो बोथ पास हो रहा है, वो मैं आपको समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आता है आपको समझने से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 22%। वैसे ही अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन को भी मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद फिगर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जब आवश्यकता होगी तो फिगर बनाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन में फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बोला गया पहले में पास कितने थे, जो कि मैथमेटिक्स में, तो बोला गया है 60 मैथमेटिक्स में पास है 56%। इंग्लिश में पास कितने हैं, तो इंग्लिश में पास है 62%, इंग्लिश में पास है 62%। और यह बोला जा रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं, तो दोनों सब्जेक्ट में फेल 4% है। अच्छा दोनों सब्जेक्ट में फेल 4% है, इसका मतलब वो 4% ना तो पहले वाले पास के फिगर में होंगे ना तो दूसरे के पास के फिगर में होंगे, मतलब वो 4% इस फिगर के बाहर होंगे। तो वो 4% इस फिगर के अंदर नहीं होंगे, तो ये फिगर के अंदर कितने लोग होंगे, टोटल 100% से 4% माइनस किया तो कितना होंगे 96%। ये पूरा फिगर जो पास का है इसके अंदर केवल 96% है जो कि कहीं ना कहीं पास है, वही इसके अंदर है। जो दोनों में फेल है वो बाहर है जो कि 4% है। तो अगर ये पूरा फिगर 96% है और इसमें से ये रेड वाला पार्ट, जो कि जरूरी नहीं कि रेड वाला पार्ट इधर वाला माइनस करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाता है। तो मैंने इसी को बनाया, तो इसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं कि 56 अगर इसमें से माइनस करें तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, माइनस करके देखा तो ये आ रहा है 40%।
अगर ये 40% आ गया, टोटल 62% है, तो 62 माइनस 40 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 22% आंसर हो गया। दोनों में पास कितने हैं? 22%। फार्मूले में रखेंगे तो क्या ध्यान रखना है, यहां पर आप देख लीजिए, फार्मूले में भी रख करके दिखा दे रहा हूं। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद मैं कोई एक जो कि सुटेबल होगा मैं इसको यूज करूंगा, और अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं फिर इधर फिगर के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। लेकिन अब मैं केवल इस फिगर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मतलब सॉल्व करके दिखाऊंगा इस तरीके से, फिगर के अकॉर्डिंग नहीं, इस तरीके से। बाकी आप इस पे ट्राई करना, कहीं पर दिक्कत आती है तो वो आप मुझे बता देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यहां पर देखा जाए तो पहले वाले में पास थे 56%, दूसरे में पास कितने थे? 62 माइनस ये ए यूनियन बी, मतलब जो ए या बी में कहीं ना कहीं पास हो, तो 4% स्टूडेंट कहीं भी पास नहीं है दोनों में से, मतलब दोनों में फेल है, तो उनको भगा दो। यानी ये वैल्यू कितनी होगी? 96, और माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके माइनस करिए तो 22% आंसर आएगा। तो क्वेश्चन करने का तरीका, ये फार्मूला भी है, वो फार्मूला इसके अकॉर्डिंग बनाया, तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, और डायरेक्ट भी आपका एक तरीका है जिसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तुरंत क्वेश्चन को देखने के बाद। जैसे अगले क्वेश्चन को देखिए, आप देखते जाइए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा ही क्वेश्चन एक बार मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। अब अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो किस तरीके से करेंगे? तरीके सारे आपके सुटेबल हैं, जो आपको सही लगे, जो आपको बेहतर लगे। मैंने एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि कौन सा सही कौन सा गड़बड़ है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 32% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स and 45% failed in English. If 8% of the students failed in both the subject, then find the percentage of students who passed in both the subject. किसी परीक्षा में 32% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए और 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है तो दोनों विषयों में पास कितने हैं? मैंने कहा था पास के अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा। 32% फेल हैं, 100 में से 32 हटाओ, कितना बचा? 68% पास हैं। अगर 32% फेल है तो कितने पास हैं? 68%। दूसरे में कितने फेल हैं? तो दूसरे में फेल है 45%, यानी पास कितने हैं? 55%। पहले वाले में 68% पास, दूसरे में 55% पास, तो इन दोनों को ऐड किया, और ऐड किया तो कितना आया? तो आप देख सकते हैं 8 और 5 13 और 123, 123 आ गया। अब 123 आ गया, 100 से कितना एक्स्ट्रा है? तो 23, तो आपका आ गया 23%, प्लस दोनों में फेल कितने हैं? तो आपको बोला गया है 8%, तो दोनों में पास कितने आएंगे? 23 प्लस 8 इजिकल टू 31%। ये आपका आंसर हो गया, सीधा सीधा आंसर हो गया, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। 23 प्लस 8 बराबर 31%, दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी इनमें आप करना, अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है तो मैंने आपको नंबर भी दिया व्हाट्सएप करने के लिए, और आप इसके अलावा कमेंट कर दो, वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहां परसेंटेज से थोड़ा सा हट के है, तो या तो फिगर के अकॉर्डिंग करेंगे या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है 100% के अकॉर्डिंग डायरेक्टली सोचते हैं, अगर ये वैल्यू के अकॉर्डिंग है तो थोड़ा सा ये लगेगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इसको मैं फिगर और फॉर्मूले दोनों में से किसी एक के अकॉर्डिंग या दोनों के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूं। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि आउट ऑफ 450 स्टूडेंट्स ऑफ a school, 325 play football, 175 play cricket, and 50 neither play football nor cricket. How many students play both football and cricket? कुल 450 विद्यार्थियों में से 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं, और 50 न तो फुटबॉल खेलते हैं न तो क्रिकेट खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं? अच्छा, ये फिगर को बारे में बताया गया है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 450। 450 अगर टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 325 फुटबॉल क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो ये रेड वाला मैंने कहा फुटबॉल है, ये फुटबॉल को इंडिकेट कर रहा है, तो ये हो गया 325, जो कि इस पूरा फिगर के अंदर आएगा 325। दूसरा आपका 175 प्ले क्रिकेट, और मैंने कहा ये क्रिकेट वाला पार्ट हो गया, और ये क्रिकेट वाला पार्ट हो गया ब्लैक, और इसके बारे में बोला गया कि कितने हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं? 175। मैंने फिर से ये खेलने वालों का बनाया, नहीं खेलने वालों का नहीं फिगर बनाया, खेलने वालों का। 325 खेलते हैं फुटबॉल और 175 खेलते हैं क्रिकेट, और 50 ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो क्रिकेट, यानी टोटल 450 में से 50 हटा दो तो फुटबॉल या क्रिकेट कोई ना कोई खेलने वाले, यानी ए यूनियन बी कितना आ रहा है? 400।
वो जो या तो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं वही इसके अंदर होंगे। तो वो हैं कितने, केवल 400, क्योंकि 50 ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट, यानी इस फिगर के बाहर हैं। तो ये टोटल फिगर कितने का है, ये टोटल फिगर 400 का है। अगर ये टोटल फिगर 400 का है, जिसमें से ये रेड वाला पार्ट पूरा ले लो, तो ये फुटबॉल वाला 325, अगर 325 माइनस करूं तो ये वाला पार्ट बचेगा, ये पूरा फिगर 325 टोटल 400 में से माइनस किया तो कितना बचा, 75। ये फिगर कितना बचा, तो 75। और आपको पता है ये पूरा अगर देखें तो ये 175 है, जिसमें से 75 ये हो गया, तो ये कितना बचा, तो आपका आ जाएगा 175 माइनस 75 इज इक्वल टू 100। तो हम कह सकते हैं 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो थोड़ा सा आप फिगर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन भी दोनों खेलने वाले। तो पहले बताइए ए मतलब फुटबॉल को खेलने वाले कितने लोग थे, तो 325 थे। तो दूसरा बी मतलब हम कह रहे हैं क्रिकेट को खेलने वाले कितने थे, 175 थे। माइनस ए यूनियन बी यानी कि फुटबॉल या क्रिकेट इनमें से कुछ न कुछ गेम खेलते ही खेलते हो, वही स्टूडेंट कितने हैं, तो ए यूनियन बी आपका 400 आ रहा है, जो कि मैंने बता दिया था। और माइनस किया इन दोनों को ऐड करके तो आपका गया 100, यानी 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो आपका आंसर हो गया 100। अब अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा आसान होता है, इसमें थोड़ा सा वैल्यू दी गई है तो थोड़ा दिक्कत आ रही है। बट अधिकतर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं ना, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके, तो वो परसेंटेज पर बेस ही अधिकतर आए हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस मेथड से। अगर इसको भी करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं करके दिखा दे रहा हूं। 325 एक सब खेलने वाले, दूसरा खेलने वाले 175, टोटल कितना हुआ, 500 हुआ। अब आप 100% का मतलब यहां पर कितने, 450 से कितना एक्स्ट्रा है, 50 प्लस दोनों नहीं खेलने वाले कितने थे, दोनों फेल, मतलब दोनों नहीं खेलने वाले 50, तो टोटल कितना हो गया, 100। तो 100 खेलने वाले, 100 जो है दोनों खेलने वाले आ गए, पास की जगह खेलने वाले और फेल की जगह नहीं खेलने वाले। बस ये आपका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, बाकी कंसेप्ट वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ी स्पीड ज्यादा ही बना के रखें, हो सकता है मेरी स्पीड कम हो या ज्यादा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्पीड दिखेगी वही स्पीड। क्यों, क्योंकि जिसका लेवल जिस हिसाब का होगा उसके अकॉर्डिंग वो समझ पा रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए मेरी स्पीड दिखाई दे रही होगी। जैसे अगला क्वेश्चन अगर आप देखें कि 40% ऑफ द पीपल रीड न्यूज़पेपर X, 50% रीड न्यूज़पेपर Y and 10% रीड बोथ newspaper Y and 10% read both the papers. What percentage of the people read neither newspaper X nor Y? अच्छा, इसको अगर हम समझें कुछ इस तरीके से, हिंदी में क्या लिखा गया है, तो हिंदी में लिखा गया है 40% लोग न्यूज़पेपर X पढ़ते हैं और 50% लोग न्यूज़पेपर Y पढ़ते हैं। अगर 10% लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कितने प्रतिशत लोग न तो न्यूज़पेपर X पढ़ते हैं और न न्यूज़पेपर Y पढ़ते हैं। तो डायरेक्टली कर लेते हैं ना क्वेश्चन का, जब आंसर डायरेक्टली निकल जा रहा है तो क्यों परेशान हो पूरा फिगर बनाने के चक्कर में पड़े। बोला गया कितने परसेंट लोग जो है वो दोनों पेपर, 40% लोग जो है न्यूज़पेपर X पढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 100% से कितना ज्यादा, 100% से जितना ज्यादा होगा वो प्लस का आएगा और 100% से जितना कम होगा वो माइनस का लिख सकते हैं। तो 40% लोग न्यूज़पेपर X पढ़ते हैं और 50% लोग न्यूज़पेपर Y पढ़ते हैं, यानी टोटल कितना हुआ, 90%। अच्छा, अगर बोला जाए 50%, 10% लोग जो है दोनों पढ़ते हैं, 10% लोग जो है वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बताइए व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल रीड नाइदर न्यूज़पेपर X नॉर Y। अब आप बताइए एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो मैंने कहा कि 100 से कितना ज्यादा है तो वो प्लस का एक्स्ट्रा हो जाएगा, और 100 से कितना कम है, अगर इसके डायरेक्टली ये मेथड है जो कि डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए मैंने कोई फॉर्मूला स्पेशल नहीं लिखा है, तो बताइए 100% से कितना ज्यादा है, तो मैं कहूंगा -10% ज्यादा है। -10% ज्यादा है मतलब अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो 10% माइनस का आएगा। 100% से कितना ज्यादा है, तो 90% माइनस 100% माइनस 10%। तो अगर 100 से जितना ज्यादा होगा तो प्लस का 10% प्लस का आएगा एक्स्ट्रा, और अगर 100 से जितना कम होगा वो माइनस का एक्स्ट्रा आएगा। प्लस दोनों में फेल यानी दोनों पेपर नहीं पढ़ने वाले क्वेश्चन मार्क, और दोनों पेपर पढ़ने वाले कितने दिए गए हैं, 10%। तो दोनों पेपर नहीं पढ़ने वाले कितने होंगे, ये 10% इधर जाएगा प्लस होगा, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसी को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या फिगर के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अब फिगर के अकॉर्डिंग एक बात समझ लो, फॉर्मूले में तो आप वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बोला ये जा रहा है
कि पहले सब्जेक्ट को पहला न्यूज़पेपर जो एक्स है एक और एक वाई है, न्यूज़पेपर एक्स पढ़ने वाले कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया है न्यूज़पेपर एक्स पढ़ने वाले लोग 40% है। न्यूज़पेपर वाई पढ़ने वाले लोग कितने हैं, तो न्यूज़पेपर वाई पढ़ने वाले लोग 50% है। अच्छा, उसके अलावा आपको बोला गया है कि 10% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 40% ये पूरा फिगर आ गया, 50% ये पूरा फिगर आ गया, और 10% दोनों पढ़ने वाले, यानी 10% यहां पर आपने लिख लिया। 10% जो लोग हैं वो दोनों पेपर पढ़ते हैं, तो 10% यहां आ गया। अब आप बताइए कि इस फिगर के अंदर कुल कितने परसेंट लोग हैं, क्योंकि बोला गया है कि वो लोग जो दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं वो कितने परसेंट है। दोनों न्यूज़पेपर जो नहीं पढ़ता होगा वो इस फिगर के बाहर होगा, यानी 100% से ये जितना कम होगा वही तो आपका बाहर है और वही आपका आंसर होगा। तो इस फिगर के अंदर कितने परसेंट लोग हैं, तो आपका आ जाएगा ये 10% है, टोटल 40% है, तो 40 से 10 गया तो कितना बचा, 30%। आप चाहे तो सोच सकते हैं 50 + 30 80% हो गया, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं 50% - 10% इक्वल टू कितना आ गया, 40%। तो ए यूनियन बी को हमने बताया था x + y + z, यानी टोटल कितना आ गया इस फिगर के अंदर, तो 30 10 40 40 80, यानी ए यूनियन बी कितना आ गया, 80। तो इस फिगर के अंदर मतलब ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं, 80%। तो 80% लोग इस फिगर के अंदर है, तो कितने परसेंट लोग इस फिगर के बाहर हैं, तो 100 - 80 इक्वल टू 20% लोग इस फिगर के बाहर हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20% वो लोग हैं जो कि न तो न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं और न ही न्यूज़पेपर वाई पढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है फार्मूले में, अगर आप वैल्यू पुट करें तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कुछ ऐसे है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इन अ सर्टेन ऑफिस 72% ऑफ द वर्कर्स प्रेफर टी एंड 44% प्रेफर कॉफी। If each of them prefer tea or coffee, ऐसा कुछ है, if each of them prefer tea or coffee and 40 like both, then the total number of workers in the office is। अच्छा, यहां पर बात की जा रही है, दो पार्ट के बारे में बात किया गया है, टी चाय पसंद करने वाले, कॉफी पसंद करने वाले। अच्छा, पसंद करने वाले, जैसे मैंने कहा फेल पास, तो पास का मतलब पसंद करने वाले हम रिलेट कर सकते हैं, जहां जहां पास मतलब पसंद करने वाले, जहां जहां फेल मतलब ना पसंद करने वाले, निगेटिव पार्ट हमेशा फेल वाला पार्ट हम मान के चलेंगे। आप बताइए, पहले वाला पसंद करने वाले 72% थे, दूसरा पसंद करने वाले कितने थे, 44%। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों ऐड किया तो ये कितना आया, 116। 116% आने का मतलब कितना एक्स्ट्रा हुआ, तो आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा हुआ 16%। प्लस दोनों नहीं पसंद करने वाले कोई है, नहीं है ऐसा कोई। इफ ईच ऑफ देम प्रेफर टी और कॉफी, प्रत्येक जो है या तो चाय पसंद करता है या कॉफी, मतलब दोनों नहीं पसंद करने वाला कोई है, नहीं है, और नहीं है तो मतलब दोनों नहीं पसंद करने वाला 0%, बराबर दोनों पास मतलब दोनों पसंद करने वाला, तो दोनों पसंद करने वाला परसेंटेज न देकर के वैल्यू दी गई है जो कि 40 वर्कर्स दिया गया है। तो 40 वर्कर्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 16%। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 40 को डिवाइड कर देंगे 16 से तो 2.5, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 250। तो अब आपका आंसर आ गया कि कुल कितने वर्कर्स थे, तो आंसर होगा 250 वर्कर्स थे जो कि उस कंपनी में काम कर रहे थे। तो चलिए उस कंपनी नहीं, उस ऑफिस में काम करने वाले कितने थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 250। अच्छा, इसको और भी तरीके हैं, इन तरीकों में आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। अगर आपको कहीं डाउट्स आता है तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो आसान इनमें से लगेगा वही हम लोग अधिकतर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, और अधिकतर आसान इसी से बन जाएगा डायरेक्टली आपका। जैसे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कभी फॉर्मूला कभी डायरेक्ट, वो आपको देखना है। क्वेश्चन है, in an examination 65% students passed in history and 60% passed in geography. 40% of the students passed in both of these subjects. If 90 students failed in history and geography both, then find the total number of students. अच्छा, ये क्वेश्चन बोला गया है कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में पास हुए और 60% विद्यार्थी भूगोल में पास हुए, 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, अगर 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, इधर उधर भटकेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे फॉर्मूले में या उस वेन डायग्राम बना करके आप उसको सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली की बात यहां पर फिर से कर रहा हूं,
अगर आप समझ पाए तो ध्यान से समझिए। इसमें बोला गया किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, इतिहास में उत्तीर्ण मतलब पास हुए तो 65 प्लस दूसरे में पास कितने 60%, तो बताइए कुल कितना आया 125%। तो अगर 125% आया तो हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा वाले कितना हुए 25%, एक्स्ट्रा वाले 25% हुए प्लस दोनों में फेल संख्या कितनी दी गई है आपको, दी गई 90 स्टूडेंट दिया गया। कुल कितने स्टूडेंट दोनों में फेल हुए तो हमें बताया गया 90 स्टूडेंट, तो दोनों में फेल वाले कितने हैं 90। ये परसेंटेज नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ध्यान रखना ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। तो आपका परसेंटेज में ये जोड़ के मत लिख देना कि 90 और 25 जोड़ देंगे आप। अगर आपसे बोला जाए 5 रुपए और प्लस 3 टेबल बराबर कितना आएगा, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि 8 रुपए लिखेंगे या टेबल, यूनिट सेम होना चाहिए। ये परसेंटेज है और ये एक्चुअल वैल्यू है, तो वो आप ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली। इजिकल टू आपको बोला गया दोनों में पास आपको क्वेश्चन में दिया गया 40%। तो अब आप देख सकते हैं कि 25% प्लस 90 बराबर 40%। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो कितना बचेगा 15% बराबर 90, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 600। तो कुल कितने विद्यार्थी थे, तो आपका आंसर कितना आएगा 600। तो ये आपका डायरेक्टली एक तरीका है, सिंपल सा तरीका है। अगर आपको ध्यान से समझेंगे और समझ में आ जाए ना तो बड़े आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकलता है। अब चलिए अगर इसको फिगर के अकॉर्डिंग भी समझा देते हैं, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दिया गया ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो घुमाया नहीं गया। पहले सब्जेक्ट में कितने पास थे 65%, मैंने लिख दिया पास वाला फिगर बनाया है। दूसरा सब्जेक्ट में पास कितने हैं, तो वो बोला गया 60%। और आपसे बोला गया 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो वो 90 इस फिगर के अंदर नहीं आएंगे। तो अगर हम ऐसा लिखें कि 100% माइनस 90, क्या माइनस कर सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं, तो माइनस कर नहीं सकते, तो मैंने नहीं लिखा। अब आप बताइए कि 40% आपको बोला गया है कि दोनों विषयों में पास है, तो ये वाला पार्ट भी आपको दिया गया है। 40% दोनों में पास है, तो ये पार्ट कितना आएगा, तो 60% माइनस 40% बराबर 20%। ये वाला पार्ट कितना आएगा, तो 65 माइनस 40 बराबर 25%। यानी इस पूरे फिगर के अंदर ए यूनियन बी, इस पूरे फिगर के अंदर कितने परसेंट वैल्यू है, कुल कितने परसेंट स्टूडेंट है, 25 प्लस 40 प्लस 20 बराबर 85%। अगर इस पूरे फिगर के अंदर 85% है तो 15% इस फिगर के बाहर है। 15% लोग इस फिगर के बाहर है, ना तो वो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो वो आपका पहले सब्जेक्ट में भी फेल है वो और दूसरे सब्जेक्ट में भी फेल है। तो वो 15% इस फिगर के बाहर है, तो 15% वो दोनों विषयों में फेल है। और दोनों विषयों में फेल की संख्या कितनी दी गई है 90, यानी 15% की वैल्यू 15% 90 है, तो 1% कितना आएगा 6, देन 100% विल बी 600। 600 स्टूडेंट टोटल आपके वहां पर थे जो एग्जाम दे रहे थे दोनों सब्जेक्ट का बैठ करके। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बार बार आपको यही कहा है कि ये फिगर फार्मूला जो बनाया इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो अगर मैंने फिगर से बता दिया तो फार्मूले में आप रख करके देख लो। और ए यूनियन बी के बारे में तो मैं बता ही दे रहा हूं कि इस तरीके से आ रहा है, और डायरेक्टली करने का तरीका ये सीधा सा है, ये कोई फार्मूला नहीं है मैंने अपनी तरफ से या कोई अलग से नहीं, मेरे को समझ में आया कि इस तरह से करने पर क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा, आप उसको अगर सही तरीके से नहीं इसमें अप्लाई करेंगे तो वो अलग केस है। इसीलिए मैं आपको बस समझा रहा हूं एक्स्ट्रा क्या है, और फिर उसमें बोथ फेल्ड ऐड करना है, बोथ पास आएगा। बस ध्यान रखना चाहिए, पास की बात की गई तो यहां पर एक्स्ट्रा पास वाला, यहां पर भी पास वाला, वो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन हिंदी एंड 50% पास्ड इन इंग्लिश। 20% candidate failed in both this subject. If 500 students passed in both this subject, then how many candidates appeared for the exam? अच्छा, अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो इसका हिंदी में क्या मतलब निकल के आता है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए और 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं। अगर 500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं तो कुल कितने स्टूडेंट्स उस एग्जाम में अपीयर हुए थे। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये डायरेक्टली आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। आप देखो कि पहले में कितने पास थे 70%, पहले में पास थे 70%। दूसरे में पास कितने थे, तो दूसरे में पास थे 50%। दूसरे में पास कितने थे, तो दूसरे में पास थे 50%। 70 और 50 कितना हुआ 120%, यानी 20% एक्स्ट्रा आ गया। 20% अगर आपका एक्स्ट्रा आ गया, और दोनों में फेल कितने क्या आपको दिया गया है, हाँ दिया गया 20% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट, यानी 20% दोनों में फेल वाला दिया गया।
दोनों में पास वाला कितना आ रहा है 40%, जो कि आपको दिया गया है। दोनों में पास कितने हैं 500, यानी ये जो वैल्यू आ रही है 40% वो 500 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 500 डिवाइडेड बाई 40, और 500 डिवाइडेड बाई 40 तो ये आपका जीरो कैंसिल होगा, इसको डिवाइड करें तो 12.5, यानी 100% कितना आएगा तो आपका आ जाएगा 1250, 1250। तो कुल कितने स्टूडेंट थे, हाउ मेनी कैंडिडेट अपीयर फॉर द एग्जाम, तो आपका आंसर होगा कि उस एग्जाम में कुल जो अपीयर हुए थे स्टूडेंट्स यानी 100% वो 1250 थे। कैलकुलेशन शायद मैंने सही किया है, 20% 250 हो जाएगा, ठीक है 1250, 1250। तरीका अलग भी हो सकता है, 40% 500 है, 20% कितना होगा 250, और 20% अगर 250 होगा तो आप बताइए 20% का 5 गुना होता है आपका 100%, तो आपका 250 का 5 टाइम्स 1250। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये तरीके आप अप्लाई कर लेंगे, वो आपको दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट करिए, ताकि मैं आपको जहां पर दिक्कत है उसको वहां पर भी समझा सकूं, भेज सकूं। अगर आप मेरे को क्वेश्चन जो आपको इस तरीके के हों और नहीं समझ में आ रहे हो तो मैं उन क्वेश्चंस का भी आंसर आपको सेंड कर दूंगा तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है, जब भी मैं फ्री होऊंगा तब। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 85% in maths and 75% in both the English and maths. If 40 students failed in both the subject, the total number of students is. अच्छा, पहले सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं, तो बोला गया है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी टोटल आपका कितना हुआ 165, तो एक्स्ट्रा वाला कितना आ गया 65%। आगे क्या बोला गया है, एंड 75% इन बोथ द इंग्लिश एंड मैथ्स। अच्छा, 75% दोनों में पास हैं, इंग्लिश और मैथ दोनों में, तो मैंने यहां लिख दिया 75%। अगर 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है, यानी दोनों विषयों में फेल 40 लिख दिया। दिक्कत कहां आ रही है आपको, अगर इसमें अगर ठीक ढंग से समझ करके वैल्यू पुट करें ना, तो आपको बहुत आसानी तरीके से निकालने के लिए तरीका आपके लिए उपलब्ध है और आसानी से निकाल सकते हैं। परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ ले जाएंगे तो कितना बचेगा 10%, इसको इधर ले जाइए 10%, वैल्यू आपका 40, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं तो डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता। 1% कितना है 4, तो 100% कितना आएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 400। और अगर मैं इसको फिगर के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूं और समझें आप ठीक ढंग से, तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। देख लो आप, जैसे बोला गया कि पहले वाले में कितने पास हुए थे 80%, दूसरे वाले में पास कितने थे 85%, और दोनों में पास कितने थे 75%, दोनों में पास 75%। ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर 85 है और ये 75 है तो ये आ गया कितना 10%। ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 80 से 75 माइनस किया 5%, यानी ये टोटल फिगर कितना आएगा, यानी ए यूनियन बी कितना आएगा, तो 5 + 75 80 और 10 90%। अगर ये 90% इस फिगर के अंदर है, तो जो भी इस फिगर के पूरा, इस फिगर और इस फिगर दोनों फिगर से जो बाहर होगा वो दोनों सब्जेक्ट में फेल होगा। तो कितना बाहर है, अगर ये 90% है तो आपका आंसर होगा 10%। और जो कि दिया गया है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं 40, जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल वाले 10% आ रहे हैं वो 40 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो 100% कितना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 400। टोटल कितने विद्यार्थी थे वहां पर, तो आप कह सकते हैं कि टोटल विद्यार्थी थे 400। अच्छा, अगर आप देखिए कि क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इस क्वेश्चन को तो मैं दे दूंगा। अच्छा, मैं वो क्वेश्चन जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा वो आपको अपने से करना है, लेकिन अब आप देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर हम केवल इस मेथड की तरीके से निकालें, जो कि 5 से 10 मिनट जो भी आपका टाइम लगेगा, मैं इसको बता रहा हूं कि डायरेक्टली आप इस पार्ट पे चलिए और इसको इन क्वेश्चन का आंसर निकालिए। मैंने सारे जगह सब कुछ बताने की कोशिश की, आप डायरेक्टली इसको ऐसे समझिए। मैं अगर डायरेक्टली इस तरीके से करूं इन सारे क्वेश्चंस का जो कि किया है, आप डायरेक्टली पढ़ेंगे किसी परीक्षा में 64% विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण हुए। अच्छा, इसको और अलग तरीके से मैं बता रहा हूं, एक्स्ट्रा आपको पता करना है ना, ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको पता करने का एक और तरीका है कि कैसे एक्स्ट्रा वाला पता कर सकते हैं। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो हमने कहा था पास के अकॉर्डिंग आप सोचिए, और ये एक्स्ट्रा वाला पता करने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों को ऐड करें फिर चेक करें कि 100 से कितना ज्यादा है। आप कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं, जैसे बोला गया 64% जो है ना वो किसमें उत्तीर्ण हुए हैं, मैथ्स में। अच्छा, मैं अगर ऐसा कहूं कि एक सब्जेक्ट है जिसमें 54%, थोड़ा अलग एग्जांपल, और एक सब्जेक्ट है जिसमें 53% स्टूडेंट पास हैं,
थोड़ा ध्यान से समझना। तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट के लिए ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, वो माइंड की कैलकुलेशन ही आपके लिए सुटेबल हो जाएगी, क्योंकि इतना इजी तरीके से आप सोच पाएंगे, सोच समझ पाएंगे। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 54 और 53 अगर आप ऐड करेंगे तो 107 आ गया। अच्छा 107 आ गया। अगर ये 107 है तो कितना एक्स्ट्रा है? 7। आपने कैसे पता किया कि 7 एक्स्ट्रा है? तो आप कहोगे कि 107 में से 100 को माइनस किया। 100 माइनस करना है, दो सब्जेक्ट है। अगर 100 माइनस करना है, दो सब्जेक्ट है, तो हमने कहा कि 50 और 50 दोनों जगह से अगर 50 हटा दें तो 100 हट जाएगा। थोड़ा ध्यान समझना, 50 पहले सब्जेक्ट से हटा दें और 50 दूसरे सब्जेक्ट से हटा दें तो टोटल कितना आपने हटा दिया, कितना माइनस कर दिया? पहले सब्जेक्ट से 50, दूसरे सब्जेक्ट से 50, तो यानी दोनों का अगर मिला के देखें तो कितना आपने हटाया? तो पहले से 50, दूसरे से 50, यानी 50 + 50 = 100 हटा दिया। और 50 हटाने के बाद जो बचेगा वो आपका क्या होगा? एक्स्ट्रा। और वही एक्स्ट्रा की बात की गई है। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और करते जाएंगे तो किस तरीके से होगा। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, एक्स्ट्रा का मतलब कि 50 से जितना एक्स्ट्रा होगा वो एक्स्ट्रा, पहला 50 से जितना एक्स्ट्रा एक तरफ कर लिया, दूसरा 50 से जितना एक्स्ट्रा एक तरफ कर लिया। यानी आपने 50 से एक्स्ट्रा वाला हटा दिया तो बाकी जो 50 को आपने नेग्लेक्ट कर लिया। तो 50 नेग्लेक्ट किया मतलब 100 आपने हटा दिया, उसके बाद जो बचा वो एक्स्ट्रा। अगर जब हम एक्स्ट्रा देखेंगे 50 से कम पड़ जाए, जैसे बताइए ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है? 48% लिख दिया। मैं बोलूं 50 से कितना एक्स्ट्रा है तो मैं कहूंगा सीधा कि ये 50 से एक्स्ट्रा है -2, कम है ना, तो -2 एक्स्ट्रा है। अगर मैं कहूं कि 50 से कितना एक्स्ट्रा होगा? 43, तो मैं कहूंगा 7 कम है तो -7 आपका एक्स्ट्रा होगा। अगर मैं कहूं कि 57 कितना एक्स्ट्रा है 50 से, तो मैं कहूंगा कि 7% एक्स्ट्रा होगा। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पार्ट को जो मैंने बोला है। और अब इन सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से अप्लाई करूंगा, जो नंबर वाला वैल्यू वाला था ना उसको छोड़ करके सब में, वहां पर भी चलेगा, मैंने बताया भी था, लेकिन इन सबको देखिए किस तरीके से करना है। 64% विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण हुए, यानी कितना 50 से एक्स्ट्रा है? 14। दूसरा 42% विद्यार्थी इंग्लिश में उत्तीर्ण है, तो 50 से कितना एक्स्ट्रा है? 8, यानी एक्स्ट्रा कितना आ गया? तो 14 - 8 6। दोनों में फेल वाले हैं क्या? बोला गया हर एक विद्यार्थी कहीं ना कहीं पास है, यानी दोनों में फेल वाले 0, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6%। ये एक्स्ट्रा हो गया, सीधा सीधा आंसर। तो आपको और कैलकुलेशन कम हो जाएगी, जिस तरीके से मैं सोचने की बात कर रहा हूं उस तरीके से आप चलेंगे। तो जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसी तरीके को यूज करते हुए सारे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। 58% पास हुए हैं, मतलब कितना एक्स्ट्रा आया? 8%। अच्छा इसको देखिए कि 42% फेल है, फेल का मतलब है कि 58% पास है, तो ये भी कितना एक्स्ट्रा आया? 8। बस मैं पास के अकॉर्डिंग, सबको पास के अकॉर्डिंग सोच रहा हूं। पहले सब्जेक्ट में जितना पास है, दूसरे सब्जेक्ट में पास जितना है वो 50 से कितना एक्स्ट्रा, वो बात कर रहा हूं। पहले में 8, दूसरे में भी, क्योंकि 42% फेल है तो पास है 58, यानी कितना एक्स्ट्रा है? 8। 8 + 8 16%। दोनों में क्या कोई फेल है? नहीं है, 0%, यानी आंसर कितना हो गया? 16%। सीधा सीधा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बस एक बार रिवाइज कर रहा हूं किस तरीके से आपको सोचना है और आपका आंसर आता चला जाएगा। क्वेश्चन है 56% पास हुए, यानी 6% एक्स्ट्रा। दूसरे में पास कितने में? 62%, यानी 12% एक्स्ट्रा। और बोला गया है तो ये 12 और 6 कितना हुआ? 18% एक्स्ट्रा। दोनों में फेल कितने? 4%। दोनों में फेल 4% है तो बराबर कितना हो गया? 22%। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ी स्पीड ज्यादा क्योंकि ये बता चुका हूं, बस आपको समझाना है कि किस तरीके से सोचना है। अच्छा अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, 32% फेल हुए। 32% फेल होने का मतलब 100 में से 32 हटा दो, 68% पास हुए। 45% दूसरे में फेल हुए, यानी 55% पास हुए। कितना एक्स्ट्रा आ गया? 18%। ये कितना एक्स्ट्रा आ गया? 50 से 5, 8 5 13, यानी कितना एक्स्ट्रा हुआ? 23%। दोनों में फेल है क्या? हाँ 8% दोनों में फेल है, तो 8% उठा के ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 31%। दोनों में पास हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा स्पीड में रिवाइज कर रहा हूं उनके लिए जो कि थोड़ा बहुत समझ गए हैं। जैसे आप इसको देखिए, ये वाला तो नंबर वाला है तो इसको हटा देते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं। इस वाले पार्ट में जो मैंने अभी समझाया था कि अगर 50 से कम है तो माइनस में आ जाएगा। पहले वाला पढ़ने वाले को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे पास, और नहीं पढ़ने वाले फेल के अकॉर्डिंग चलेंगे नेगेटिव। तो 40% जो है न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं, यानी हम क्या लिखेंगे? -10। 50 से कितना ज्यादा है? -10। दूसरा 50 मतलब कितना? 0, यानी टोटल एक्स्ट्रा कितना आया? अगर यहां से देखो -10 और 0, यानी कितना एक्स्ट्रा आया? -10%। अब दूसरा पार्ट इसमें आगे देखिए, 10% दोनों पेपर पढ़ते हैं, 10% आपका ये आ गया। और बोला गया आगे क्या दिया गया?
कितने परसेंट जो है दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, यानी दोनों में फेल वाला पार्ट अब बात कर रहा है। -10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20%। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ फेस किया हुआ हूं, क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग। आपको चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं फिलहाल, क्योंकि ये सारी कंडीशन बता दी है, तो मैं खुशी होकर के दिखाऊंगा नहीं चेहरा, क्योंकि हमें स्पीड से इसको सॉल्व करके समाप्त करना है। जैसे अगर आप देखिए अगले क्वेश्चन में बताइए कितना % प्रेफर करते हैं कॉफी। पसंद करने वाले को हम लेके चलेंगे, ना पसंद वालों को भी पसंद में बदल देंगे। 72% कॉफी पसंद करते हैं, मतलब कितना एक्स्ट्रा हुआ 50 से 22। दूसरा पसंद करने वाले कितने 44%, 50 से कितना एक्स्ट्रा है -6, यानी टोटल कितना एक्स्ट्रा आ गया, तो आप कह सकते हैं ये टोटल एक्स्ट्रा आ गया 16%। दोनों पसंद नहीं करने वाले आपको दिया गया है क्या, इफ ईच ऑफ देम प्रेफर टी आर कॉफी, यानी 0%। अब आपको बोला गया दोनों पसंद करने वाले 40, 16% 40 है तो 1% कितना आया 2.5, 100% कितना आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 250। ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप तुरंत, बस आपको समझना है थोड़ा ठीक ढंग से और क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी कितना एक्स्ट्रा है 25%। दूसरे में कितना 25% नहीं 15%। दूसरे में 60% पास हुए, 50 से कितना एक्स्ट्रा है 10, यानी कुल कितना एक्स्ट्रा हुआ 25%। दोनों सब्जेक्ट में फेल कितना है 90, और दोनों सब्जेक्ट में पास कितना है 40% दिया है। ये सारी वैल्यू 25% इधर जाएगा तो 15% और इक्वल टू 90 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6 आ जाएगी। हम लिख सकते हैं 100% कितना आएगा 600। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कुछ इस तरह से, 70% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देख लो कि 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। 70% का मतलब कितना एक्स्ट्रा आया, तो आप कह सकते हैं 70% का मतलब 20% एक्स्ट्रा आया। और फिर बोला गया 50% पास्ड इन इंग्लिश, यानी कितना एक्स्ट्रा हुआ 0%। पहले 20% एक्स्ट्रा, दूसरा 0% एक्स्ट्रा, यानी कितना हुआ ये टोटल 20% एक्स्ट्रा। 20% कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी दोनों सब्जेक्ट में फेल 20%। बराबर दोनों सब्जेक्ट में पास की वैल्यू दी गई है क्या, हाँ दी गई है। कितना दी गई है 500, तो आप कह सकते हैं टोटल 40%, अगर 500 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 500/40, दैट विल बी 12.5। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 1250। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस स्पीड के साथ इसको रिवाइज कर दे रहे हैं कि किस तरीके से ये तरीका अगर आप ठीक ढंग से समझ पाए तो डायरेक्टली आप जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 80% स्टूडेंट पास इंग्लिश में। 80% का मतलब 50 से कितना एक्स्ट्रा है 30%। दूसरा बोला गया 85% मैथ में पास है, यानी 50 से कितना एक्स्ट्रा है तो 35%। अब अगर यहां देखें तो एक्स्ट्रा कितना आया, तो आप कह सकते हैं 65% आया। आगे बोला गया 75% जो है ना वो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, यानी ये वैल्यू आपको 75% दे दी गई। और इसके बाद दोनों सब्जेक्ट में फेल की संख्या वो दी गई है, नंबर्स में दी गई है 40। तो इसको अगर इधर आप ले जाते हैं तो बताइए कितना बचेगा, 65 उधर जाएगा, 75 से माइनस होगा 10%, बराबर कितना आएगा 40। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो लगा दो, यानी कि कितना होगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन में आपको जो कंडीशन दी गई है ना, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लास्ट वाला सेंटेंस क्या होगा वो अगर समझना है तो बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड, वो जो लास्ट है ना तो वो है आपका फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ये आपका पार्ट है जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसे इंक्लूड कर दे रहे हैं। बोथ सब्जेक्ट फेल्ड इन, आपका ये वाला पार्ट जो नहीं दिख रहा है वो मैंने यहां लिख दिया है। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, यानी बोथ सब्जेक्ट आपका जैसे भी है, ये बोथ सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो ये क्वेश्चन है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, लास्ट में फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट आपका दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पर, तो वो आप समझ लीजिए कि क्या है क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप करेंगे, आपका आंसर जो भी आता है कमेंट करेंगे, या फिर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही है या गलत, इसका जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा जब लास्ट वीडियो बनेगी परसेंटेज की, तो उस टाइम पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।